हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एसएसटी की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज हमारा डे 10 है। इसके पहले की जो भी क्लासेस हैं आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो ज़रूर देखें क्योंकि हमारा प्रीवियस और क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है और आज भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप अपना मार्क्स मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आज आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, धीरे धीरे आपको इसका टाइम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि कल से आप लोग बोल भी रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस, तो वो मिलेगा, मतलब कि एक दिन में एक पेपर कंप्लीट करा लेंगे जितने दिन बचे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहे। एंड कल आप लोगों ने इसी जो ये वाला सेशन हुआ ना हाफ, तो इसका मैंने जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जिसे भी चाहिए तो आप प्लीज़ 9 वाला जो है हमारा डे 9 उसमें ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्लास में से मोस्टली लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर पूछा है। और आपको पता है कि ये 2023 का ही है, 9 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा था ना, वहीं टोटल एनसीईआरटी से था। तो आप लोगों को अच्छा भी लगा है, तो क्योंकि इसमें बहुत ही सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, ईजी क्वेश्चंस नहीं है। चलिए, जैसा कि आपको पता है ये हमने कर लिया था। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट करेक्ट, तो गलत वाला आपको बताना है, ध्यान रखना। तो यह सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। यस, ये एक चेन ही तो है, हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद से ये ग्रामीण और शहरी दोनों जगह लोगों को दिया जाता है, ये भी सही है। इनको चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो जो गवर्नमेंट, ये जो भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है ना, ये जितने आम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, उन्हीं के पैसे से तो चलता है, सरकार अपने जेब से थोड़ी ना देती है। तो ये बात भी सही है। इलाज केवल उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के लिए है जो असाध्य है। ट्रीटमेंट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिटिकल इन नेचर, मतलब आपको बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है तभी इलाज होगा। ये कौन सी बात हुई, इसलिए थोड़ी ना है। तो जो गलत होगा वही सही होगा। और वैसे भी ये केवल इसने लगा के इसको पहले ही गलत कर दिया है। 4 ऑप्शन। 122, सही क्रम पहचानो जिसमें बाजार कार्य करते हैं। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है विच मार्केट फंक्शन, मतलब जो बाजार है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, जैसे कि मान लो आपको एक अपना कोई मार्केट में कुछ सामान बेचना है, या फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना है, तो आप क्या तुरंत चले जाओगे दुकान खोल के, और या फिर तुरंत ही व्यापारी बन जाएंगे? सबसे पहले तो उत्पादक, प्रोड्यूसर, ये तो चाहिए ना। प्रोड्यूसर जैसे हम उत्पादक बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो आप एक तरीके से उत्पादक ही तो हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उत्पादक वाला तो सब में होगा ही सही। सबसे पहले हम व्यापारी उपभोक्ता नहीं बन जाते हैं। तो चलो, ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक होगा। अब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद से आप क्या करोगे? व्यापारी की तरफ ट्रेड करते हैं, बेचते हैं बाहर जाकर, तो वो हो गया व्यापारी। एंड लास्ट में कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर तक तो लास्ट में ही पहुंचेगा। तो यही इसका पहला सही क्रम है। चलिए, 123, और ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। जिसने डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ी है उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला। बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करो। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो बुनकर सहकारी संस्था अधिक आय अर्जित करने के लिए बुनकरों की व्यापारियों पर निर्भरता बढ़ा देते हैं। जी नहीं, ये गलत है। एक सहकारी संस्था में बुनकर जिनका हित समान होता है इकट्ठे होकर ये लोग परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं, ना कि किसी एक पे जो है डिपेंडेंट बढ़ा देंगे व्यापारियों पे। ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है, और इनका हित भी समान होता है। तो इसलिए पहली लाइन तो गलत ही है। वैसे दोनों में से एक ही सही हो सकता है, क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, तो दोनों तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2। 124, निम्न में से कौन सा कथन भारत में लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में गलत है? गलत पे ध्यान देना, एग्जाम में ये नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। हम डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते, हम इनके प्रतिनिधियों को ही तो वोट देते हैं। फिर उसके बाद से है, ब्रिटिश राज के काल में कुछ भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था। जी हाँ, सभी को नहीं था, बट कुछ लोगों को था। और प्रथम आम चुनावों में भारत ने सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था। जी हाँ, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था फर्स्ट जनरेशन इलेक्शन में ही, मतलब सभी लोग वोटिंग कर सकते हैं। 4 लिखा है कि सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष, अभी मैंने क्या बताया, हमारा प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है। गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है अप्रत्यक्ष होता है। तो इसी की वजह से
ठीक है, कि डायरेक्ट आप पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहे हो, हम इनके प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, तो गलत होगा 4। 125। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे वाले आंसर पे आपको नहीं जाना है, गलत है। देखिए, विद्यालय में लड़के और लड़कियों को कुछ विषयों में चुनाव करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए नहीं कि उनका उन विषयों के प्रति रुझान है, बस बल्कि इसलिए कि वे विशिष्ट जेंडर के हैं। इस सोच को क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। एक हो गया मैथ, ठीक है, और एक हो गया बायो। कई बार आपने सुना होगा जब सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा तुम लड़के हो चलो तुम मैथ कर लो तभी तो तुम इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, अच्छा तुम लड़की हो तो बायो ले लो तभी तो तुम एमबीबीएस करोगे। ये है एक तरीके से रूढ़िवादी सोच, ठीक है। लड़का लड़की के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ रहा है, सोचिए। तो ऑप्शन नंबर 2 स्टीरियोटाइप। इस यहाँ पर लिखा है कि किसका अर्थ है कि नागरिकों पर जैसा वे सोचते हैं और कैसा अभिव्यक्त, मतलब हम कैसा अपने आप को रखना चाहते हैं, अपने विचारों को, उनके विचार जैसे वे अपने विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं, पर कोई भी अव्यवहारिक प्रतिबंध नहीं है। मतलब आपको फ्रीडम है। किस चीज़, किसका मतलब है इसमें से? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, बंधुत्व। इसमें से किसका अर्थ ये है कि आप अपने विचारों को रख सकते हैं, कोई भी इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो होता है हमारा लिबर्टी। हमको भी स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब ही यही होता है। लिबर्टी का मतलब होता है कि जैसा वे सोचते हैं, कैसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने विचारों को कार्य में बदलना चाहते हैं, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो होता है लिबर्टी। समानता मत कर देना, स्वतंत्रता है ये। सभी स्वतंत्र हैं, जैसे मैं अपने विचारों को रख सकती हूँ, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। तीसरा हो गया 127। अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे थे। 127 में आपको बताना है, मिलान करना है। तो संप्रभु, गणतंत्र, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष। अभी इंग्लिश भी दिखाऊंगी। तो आपका संप्रभु का हो जाएगा लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, तो ए का दूसरा। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, जहाँ जहाँ ना हो उसको पहले ही हटा दो। आंसर आ गया तीसरा। संप्रभु हो गया। बी का आपको पता ही है, गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है। बी का हो गया आपका राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति है। एंड आपका सी का हो जाएगा चौथा, बंधुत्व, लोगों को भाई और बहनों की तरह रहना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत भी है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी। तो आप डी से भी एलिमिनेट कर सकते हो, जो भी आपको आए। तीसरा, एक बार मैं इसका इंग्लिश भी दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हो। हमारे इसका तीसरा, सोवरेन का मतलब होता है ये दूसरा, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस। एंड रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। और उसके साथ आपका सेकुलर का पता ही है, गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं ले सकती, नहीं लेगी। और सी का आपका हो जाएगा फ्रेटर्निटी का मतलब पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, चलिए 128। फौजदारी कानून हमने पहले भी पढ़ा है और पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। तो पहला कि ऐसे व्यवहार और क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध है, ये तो है ही। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना, ये भी है। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है, ये भी है। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित, ये केवल लगा के इसने गलत कर दिया, हो ही नहीं सकता है सही। ABC पहला। 129। देखिए क्वेश्चंस भी काफ़ी इसमें लेंदी भी लिखे रहते हैं, इसलिए हाँ। देखिए 129, भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और सामाजिक न्याय मांगने हेतु महिलाओं के आंदोलन में विभिन्न रणनीतियां प्रयुक्त की गई। तो इसमें से कौन सी एक स्ट्रेटेजी नहीं है, वो आपको बताना है। देखो कैंपेन चलाए गए थे, एकजुटता थी, यूनिटी थी, विरोध भी किया, बट ये बहिष्कृत करना थोड़ी ना था कि हम बहिष्कार कर देंगे। ऑस्ट्रासिजेशन नहीं था, ठीक है।
तो दूसरा को छोड़ के बाकी सब होगा। ये तो आसान सा है, तुरंत कोई भी कर लेगा इसको। 130 क्वेश्चन देखिए। 130 सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसाय में काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे खतरनाक व्यवसाय में हैं। उपरोक्त कथन में से निम्न में से कौन सी परिस्थितियां अंतर्निहित हैं? सही विकल्प का चयन करना है। मतलब गवर्नमेंट ने निकाला था कि कौन कौन से काम जो है खतरनाक हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो जैसा कि भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं, ये तो गलत हो गया है, तभी तो निकाला गया है, ये तो पहले ही गलत। और कानून द्वारा कुछ बच्चों को व्यवसायों जिनमें कुछ खतरनाक व्यवसाय भी शामिल है में काम करने की अनुमति है, बिल्कुल गलत। ऐसा कुछ नहीं है कि खतरनाक है फिर भी तुम काम कर सकते हो। जो कुछ बच्चे हैं सभी के लिए समान है। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है ये सीधे। और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल कानून बना देने से नहीं होती हैं चीज़ें, उसको लागू भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 131। देखिए, निम्नलिखित भूगोल की धारा स्थान एवं समय के परे समाज में विद्यमान संरचनाओं को समझने एवं चुनौती देने का प्रयास करती है। इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? और जो ये क्रिटिकल ज्योग्राफी है ना, ये अपने आप में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, भौतिक मानव क्षेत्रीय नहीं। क्योंकि क्रिटिकल भूगोल से ही तो हम चीज़ों को समझेंगे। चुनौती देने का मतलब हम एक तरीके से उसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। मान लो मैंने आपसे कोई चीज़ पूछी कि ये बताओ कि जो भी ये धरना प्रदर्शन, ये चीज़ें लोग आवाज़ उठाते हैं, एक फॉर एग्जांपल के लिए, तो अगर ये चीज़ें ना हो, मान लो कोई यूनिटी ही ना हो, या आप जैसे कि अभी वैकेंसीज नहीं आती है तो लोग धरना प्रदर्शन करने जाए, इसका क्या फ़ायदा होगा? और अगर ये ना हो तो क्या क्या इसके जो है लाभ हैं, क्या क्या हानि है? तो आप वहाँ पे क्रिटिकली एनालिसिस करते हो, ये सारी चीज़ समझने में चुनौती देने का प्रयास करती है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ओके, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको टैग वर्ड से ही करने होंगे। 132 में है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम पर दिए गए दो कथन को परखो। एंड पहला है कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रकृति से व्यवहारिक है। जी हाँ, पाठ्यक्रम में राज्य एवं उसके संस्थानों के विकास पर बल दिया गया है, ये भी बात सही है, दोनों ही सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पैडागॉजी एक तरीके से है ये आपका क्वेश्चन। 132 का आपका एक मिनट, हाँ दूसरा नहीं तीसरा, मतलब दोनों सही है ना, तो तीसरा। चलिए 133, कुछ क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे प्रिंट हो गए हैं कि इंग्लिश का मैं आपको दिखा ही नहीं पाती हूँ, बट चलिए मैं आप जहाँ पे ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से किसके माध्यम से किया जा सकता है? किस तरीके से हम कर सकते हैं? कौशल का अधिग्रहण, या फिर डिजिटलाइजेशन, या फिर अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, मतलब कि एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, या फिर रेपिटेटिव लेसन्स टू प्रमोट डिजायरेबल आंसर्स। तो आपको भी पता है कि किसी भी जटिल मुद्दों का अर्थ निकालने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स को इंगेज रखना है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा। एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी, कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए, डोंट वरी, पॉजिटिव में पूछा है, आप ऑप्शंस में देखो कि सबसे अच्छा पॉजिटिव वाला आपको किसका सेंस निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना कि बच्चों को एक्टिवली इंगेज करो, ये सारे वर्ड्स अपने आप में हमेशा सही माने जाते हैं, तो इसको हमेशा आंख बंद करके भी कर देना। ना समझ में आए, ऑप्शंस देखो क्या सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है आपको। ठीक है, इस तरीके से करना। 134, चलिए 134 देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लेखक की आत्मकथा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में एक लघु चलचित्र दिखाता है। मतलब आत्मकथा से परिचित कराने के लिए एक छोटी सी फिल्म होती है ना, वो दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है?
क्या इसको मनोरंजन बनाने के लिए? नहीं, कोई भी चीज़ हम इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे एंटरटेन होंगे, हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे देख के सुन के कोई भी चीज़ देख मतलब कि मान लो मैंने उनको कोई मूवी दिखाई तो उसमें वो सीखने वाली तो वो उसमें देखते भी हैं सुनते भी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो ये दृश्य श्रव्य साधन है और आपको पता है कि कम समय में हम उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ में मनोरंजन के साथ साथ ये अधिगम के लिए भी तो है अवसर, बस मनोरंजन कह देना गलत होगा, ठीक है। तो बी सी डी ये तीनों सही हैं, 4 ऑप्शंस। 135 देखिए, निम्न में से समावेशी कक्षा का उदाहरण। समावेशी का मतलब होता है कि हम हर तरीके के बच्चे को एक ही क्लास में एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं, समझ गए, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार, और हाँ अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई देता है तो हम उसको आगे बैठा देते हैं, हेल्प करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है अगर वो होगा तो हम उसको ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि होती है ना उसकी सहायता से पढ़ाते हैं। और जो मान लो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उनको सबसे आगे बैठा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं समावेशी कक्षा में। सो ऑप्शन नंबर 4। 136। अ, 136 आप देखिए, कक्षा में किसी संसाधन का प्रयोग करते समय एक शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विषय की भाषा एवं चित्र कैसी हो, बोधगम्य हो, लैंगिक संवेदनशील हो, सामाजिक पदानुक्रम एवं असमानताओं के आलोचनात्मक हो। बताइए। 136 तीनों ही होना चाहिए। लैंगिक संवेदनशील का मतलब ये नहीं कि आपका कुछ मान लो कभी कभी ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो हमको हर एक बच्चे को ध्यान में रख के उस टॉपिक्स को पढ़ाना है, ये नहीं कि आपने एक पक्ष पे ज़्यादा फोकस कर दिया। साथ में मतलब कि कोई भी जैसे कि असमानता आती है, चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, तो वो आलोचनात्मक हो, ठीक है, ये नहीं कि आप उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो तीनों की तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। विषय की भाषा, ठीक है। तो 136 का आपका हो गया दूसरा। 137 और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। 137 देखो, दो कॉलम दिया गया है ए एंड बी और अध्यापक द्वारा जांच प्रश्नों को तकनीक को दर्शाता है, ठीक है। कॉलम बी उससे संबंधित विस्तार को, मतलब ये आपकी टेक्निक है और ये आपका उसका विस्तार है, तो उसका बताना है कि सही विकल्प का चयन करो। अधिक जानकारी इकट्ठा करना, पुनः केंद्रित करना, याद दिलाने का प्रयास करना, पुनः निर्देशित करना। बताइए। तो ये टेक्निक है। देखो, अधिक जानकारी इकट्ठा करना का मतलब होता है कि छात्र से आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ना। हम कई बार बच्चों से पूछते हैं किस लिए, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए बच्चों से। तो ए का तीसरा खत्म हो गया। बी का पुनः केंद्रित करना, मतलब दोबारा से हम चाहते हैं कि बच्चों से उस बिंदु पर उस पर ले जाकर उनसे प्रश्न पूछें, तो बी का 4। उसके बाद से याद दिलाने का प्रयास करना, तो याद दिलाने का मतलब हम बच्चों को ना, कई बार आपने देखा होगा हम बच्चों को संकेत देते हैं ताकि बच्चों को याद आ जाए, तो सी का पहला खत्म। और जो बच गया पुनः निर्देशित करना, मतलब प्रश्न को और छात्रों की तरफ निर्देशित करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान क्वेश्चन तो यही पूछ लिया है सीटेट ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सबसे इजी है पहला। क्वेश्चन में ही छिपा, मतलब इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। 138। चलो, भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चुनाव के थीम पर प्रयोगात्मक अधिगम में संलग्न करने के लिए निम्न में से कौन सी अति प्रभावशाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति होगी। किस चीज़ की बात हो रही है? भारतीय लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ना चुनाव के थीम पर, इसकी बात हो रही है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मैंने हमेशा से बोला है कि आप क्लास में ही प्रतिनिधि चुनाव के लिए एक आयोजन कर दीजिए ना, किसी आम जनता बना दीजिए, कुछ पार्टीज़ बना दीजिए, वोटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ आप क्लास में करो। इससे ही सबसे बेस्ट तरीके से बच्चे सीखते हैं। कोई क्लिप दिखा दो, रैली में भेज दो, पढ़ा दो, नहीं। कक्षा प्रतिनिधि चुनने के लिए कक्षा में चुनाव का आयोजन करो। जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में होता है उसी तरीके से आप क्लास में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों को अपने रोल के बारे में पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से होता है। 4 ऑप्शन सही है।
139 139 देखो, अपने मिडिल स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका हास्यकरण आपको पता है ना, मार्जिनलाइजेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। जैसे कि एक स्थान से आप छोड़ के दूसरे जगह पे जाते हो, कई बार मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल नहीं अच्छे होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो वो पढ़ाना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा जो है ना कॉन्सेप्ट, वो आपको शामिल करना चाहिए। घेटोइजेशन तो हमें करना चाहिए, मैंने आपको कल ही घेटोइजेशन पढ़ाया है, बताओ क्या होता है घेटोइजेशन। और आपका तुलनात्मक वंचन, यस कंपेयर करना चाहिए। विस्थापन भी होता है, मुख्य धारा नहीं होगा इसमें, ठीक है, हम मुख्य धारा को इसमें नहीं करेंगे। तो ABC फर्स्ट, एक बार इसका आप इंग्लिश देख सकते हो। घेटोइजेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, कि आखिर में क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको भी तो करना पड़ेगा ना। तो ABC मेन स्ट्रीम मत कर देना, पहला हो जाएगा। एंड 140 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में शब्द संकलन, जो ग्लॉसरी आपने देखा होगा ना, प्रस्तुत होता है लास्ट में, तो वो पूछ रहा है, मतलब इसका कुछ मतलब होगा ना कि जो ग्लॉसरी इज प्रोवाइडेड इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एज, शब्द संकलन किस तरीके से प्रस्तुत होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये बोल रहा है कि ये डिक्शनरी दैट हेल्प्स इन मेमोराइजिंग डेफिनेशंस। मैंने हमेशा से बोला है याद करने वाली चीज़ें कभी सही नहीं होती हैं, ए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ ए हो उसको हटा देते हैं। मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप आंसर आ गया। B&C देखा आपने, एलिमिनेशन मेथड की पावर। कई बार ऐसा होगा, आपका समय बच जाएगा इससे, बस तुरंत मैं क्या करूँगी, अगर मान लो दूसरा सही है तो मैं पढ़ने की कोशिश भी नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे अपना टाइम भी बचाना है ना। अब ये तो सही हो ही नहीं सकता है, जब ए सही हो ही नहीं सकता है तो तुरंत दूसरे पे गोला बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, यही करना है आपको। तो याद करने वाली चीज़ें गलत, शब्दों के प्रयोग को समझने के लिए एंड उसके संदर्भ में किस तरीके से प्रयोग होगा ये होता है, ना कि याद करने के लिए, ठीक है। तो B&C। क्लास पसंद आएगी तो आप लाइक कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड 141 आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इतनी लंबी चौड़ी है, ये देखिए, कई बार मैं आपको इंग्लिश भी दिखाना चाहती हूँ बट एक साथ पूरी स्क्रीन में आ ही नहीं पाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्मार्ट बोर्ड में आ जाएगा, बट स्मार्ट बोर्ड अभी लेने में समय है, तो आप इसी से मे भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैनेज कर लीजिएगा। 141 देखो, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, अभी दोबारा से वही क्वेश्चन है, भारत में हास्यकरण थीम पर कुछ साक्ष्यदारी जांच में संलग्न करना चाहती है। तो वही है कि इसमें से कौन सी बेस्ट होगा एक्टिविटी। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो विभिन्न समूहों की साक्षरता दरों पर आंकड़े व रिपोर्ट्स को एकत्रित करना, ये तो सबसे बेस्ट होता है कि हम रिपोर्ट्स को तैयार करें। एंड इस थीम पर दूसरे छात्रों के लिए देखो क्वेश्चन, ये मतलब मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, ये प्रश्न कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है कि प्रश्न पूछूं। विभिन्न समुदायों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के प्रकारों के चित्रों को हमें हास्यकरण देखना है, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं देखनी है कि कौन किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, ये एकत्रित नहीं करवाना है। सरकारी नौकरी पर आंकड़ों को ये करना है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जॉब की वजह से भी लोग चले जाते हैं, तो ये दो सबसे बेस्ट हो सकता है। तो हमारा जाएगा A एंड D 4। 142 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय के संदर्भ में सबसे प्रचलित गलत कॉन्सेप्ट क्या है, गलत वालों पे ध्यान रखना है। तो मैंने अचानक से मैंने देखा तो मुझे रटकर लिखने की कुछ मांग दिखी है, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो जहाँ पर भी रटना लिखा होगा ना, वो कभी सही हो ही नहीं सकता है, तो यही होगा आंसर। रचनात्मक तो अपने आप में एक बेस्ट आंसर होता है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। हर कक्षा में आपको सामाजिक विद्वान और मानविकी के साथ विषयों के घटक हैं, मतलब हर कक्षा स्तर पर, और यह कुशल रोजगार के रास्ते भी खोलता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। रटने वाली चीज़ें कभी सही होगी ही नहीं। दूसरा 143 देखिए 143 में लिखा हुआ है कि निर्धनता मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉवर्टी,
ठीक है ना, पॉवर्टी के बारे में है, गरीबी, बस इसने पूरा शुद्ध हिंदी में लिख दिया है। तो इसमें लिखा है कि निर्धनता विषय पर परिचर्चा के दौरान एक उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक निम्न में से किसे संबोधित कर सकता है? समता एवं समानता के मामलों को, व्यक्तिगत भावनाओं के आग्रह को। इंग्लिश भी देख सकते हैं आप, बताइए। तो हम दोनों को ही करेंगे। इक्विटी इक्वालिटी इश्यूज जो हो गए उसको हम करेंगे, एंड अपील टू द पर्सनल इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम पॉवर्टी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। दोनों पॉइंट सही हैं, बोथ ए एंड बी। वन 144, और ये तो इतनी बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना कि मुझे अब लगता है कि इसको, ये तो आएगा ही और इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए होंगे। द्वितीयक स्रोत, आपको पता ही है द्वितीयक स्रोत क्या होता है। मान लो मेरी जो मैंने कुछ चीज़ लिखी है, मैं पोयम मान लो, और आपने उसको छाप दिया कहीं और, ठीक है, तो वो तो द्वितीयक हो गया ना। ओरिजिनल हमेशा फर्स्ट होता है। तो इससे वह सूचना मिलती है जिसका विश्लेषण, आलोचना और व्याख्या नहीं हुई है, ये नहीं है। यह किसी घटना या प्रघटना को व्याख्यात करता है। जी हाँ, ये सही है। और प्रथम दृष्टा, मैंने अभी आपको बताया, प्रथम दृष्टा हमेशा प्राथमिक होता है। मौलिक सूचना प्रदान करता है, ये भी आपका ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेकेंडरी सोर्सेज इज करेक्ट? प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट एंड फिनोमिना, ठीक है, दूसरा। 145, 145 में है कि दो कथन दिए गए हैं, सही बताना है। विद्यार्थियों के लिए एक रुचिकर अधिगम प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक परियोजना पद्धति का मतलब प्रोजेक्ट वगैरह हम बना सकते हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, तो यस। एंड परियोजना का जो आकलन है ना, परियोजना के पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए, नहीं, उसी बीच में होना चाहिए, ठीक है। आकलन हम प्रोजेक्ट का लास्ट में नहीं करते हैं, बीच में करते हैं, तो दूसरा तो गलत है, फर्स्ट सही है, तो दूसरा ही होगा इसमें। 146, शिक्षण प्रक्रिया के बीच होने वाला मूल्यांकन, और मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे कुछ काम कर रहे हैं उस बीच में आप बच्चों का असेसमेंट लेते हो, तो वो होता है फॉर्मेटिव, रचनात्मक, ठीक है। सबमेटिव आपका तिमाही, तिमाही हो गया, छमाही हो गया। पीयर असेसमेंट तो दो बच्चों के बीच में, हम पीयर लर्निंग भी बोलते हैं ना, बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। प्लेसमेंट तो ऑब्वियस ही बात है, वो जो प्लेसमेंट होता है, नौकरियां मिल जाती हैं, वो होता है। ये वाला वो है नहीं, बात हो रहा है कि आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही मूल्यांकन कर रहे हो, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। चलिए 147 पे आते हैं, ये रहा 147। देखिए, रचनात्मक आकलन की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं, अभी मैंने आपको बताया ना। सबसे पहले तो हम बीच में ही बच्चों का आकलन करते हैं, तो हमको बच्चों की कमियां पता चलती हैं, तो हम डायग्नोज कर सकते हैं, तो पहला तो होगा ही। एंड इससे हम बच्चों को फीडबैक भी दे सकते हैं, एक इफेक्टिव फीडबैक भी होगा। या विद्यार्थियों के कमज़ोर क्षेत्रों की जानकारी उनके माता पिता को, जी नहीं, पेरेंट्स से शिकायत करने के लिए, उनकी वीकनेस बताने के लिए नहीं करते हैं, हमको बच्चों के पूर्व या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर बनता है, ये भी है। ABD, तो दूसरा। आपने देखा बैक टू बैक एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया। 148 देखो, निम्नलिखित परिस्थिति को पढ़ें तथा पहचानें कि किस विद्यार्थी को अधिकतम सहायता की आवश्यकता है। और परिस्थिति दी गई है, एक शिक्षिका नक्शों के बारे में पढ़ा चुकी है तथा विद्यार्थी निम्न स्तर पे, मतलब मैप के बारे में पढ़ा चुकी है। तो यहाँ पर चारों में से देखो कि किस अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं ABCD, और बताना है कि इसमें से आपको किसकी हेल्प करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। विद्यार्थी A अपने आसपास के वातावरण का सही प्रतीकों के साथ खांचा खींच पाती है, तो फिर इसको ज़्यादा अधिकतम, मतलब अधिकतम मैक्सिमम हेल्प, इसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और विद्यार्थी B उत्तर दक्षिण दिशा को बिना त्रुटि के बता पाती है और पश्चिम व पूर्व को अधिकतर बार सही बताती है। अच्छा, एंड अपने गांव का मानचित्र पैमाने के साथ वह सही प्रतीकों के साथ बना पाती है, ये भी
तो जब ये पैमाने वगैरह बना लेती है तो मुझे नहीं लगता कि ये दिशा उसा नहीं बना पाती होगी। राजनीतिक मानचित्र को पढ़ने में सक्षम है, इसको तो हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखो डी वाले को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल मैप पढ़ लेती है। सी को भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना घर से लेकर वहाँ तक का पूरा ये मैप वगैरह ड्रॉ कर लेती है। अब ए और बी में देखो, इज़ एबल टू ड्रॉ स्केचेस द सराउंडिंग इज टेकन टू विद रिलेवेंट सिम्बल्स। आपने देखा होगा कि देखो ये सारी चीज़ें मतलब खींच ले रही है ड्रॉ वगैरह, बट ये अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे ही है अपने स्टार्टिंग फेज पे, और ये सब उस वहाँ से निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकतम सहायता इसी को चाहिए, बी को, तो बी हो जाएगा। देखो एक बार और बताती हूँ, आप मुझे बताओ, अब आप अपने गांव का मानचित्र वगैरह सही से खींच ले रहे हैं तो क्या आपको उत्तर दक्षिण दिशा में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। आप राजनीतिक मानचित्र पढ़ ले रहे हैं तो क्या आपको उत्तर दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। ठीक है, आप अपने आसपास सही प्रतीकों के साथ खींच ले रहे हैं, बट ये तो अभी स्टार्टिंग फेज में है, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व, तो यही होगा इसका राइट आंसर, बी। अब देखा आपने ये कैसा क्वेश्चन है ना, अजीब सा है, बट ऐसे ही अजीब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हमारा 148 था, तो हमारा 148 का दूसरा हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए पेडागोजी, मैंने क्या बोला कि कब कोई टीचर आपको पेडागोजी नहीं पढ़ा सकता है, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएंगे ना वो थोड़ी ना सीटेड पूछता है कि नहीं, तो इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी होगी। एक समकालीन घटना पर छात्रों के दृष्टिकोण को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मान लो कुछ करेंट इवेंट हुआ, तो अब मैं बच्चों के बारे सोचना चाहती हूँ कि बच्चे का तरीका क्या होगा, कैसे मैं जानूँगी? क्या मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछ लूँ, या बोलूँ चलो बच्चों स्टोरी लिखो, या फिर वाद विवाद डिबेट, या फिर मैं उनसे कहूँ चलो नाटक करते हैं, रोल प्ले करते हैं? सबसे बेस्ट होता है ना करेंट इवेंट। अभी जो ये हुआ था ना, कौन सा था जिस पे, हाँ, हिट एंड रन वाला जो हुआ था, अभी ड्राइवरों ने पूरा हड़ताल कर दिया था, तो ये मेरे को समझना है। तो मैं क्या करूँगी, बच्चों को बोलूँगी चलो कहानी लिखो, नहीं डिबेट करेंगे, उससे मुझे बच्चों के बारे में पता चलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सही है क्योंकि इससे कितने एक्सीडेंट होते हैं, कुछ बोलेंगे कि उनकी तो सैलरी इतनी कम है, वो कैसे दे सकते हैं, कई बार दूसरे लोगों के वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये होता है डिबेट। तो तीसरा। एंड अगर आपको क्लासेस समझ में आती होंगी तो ठीक है, नहीं आती होंगी तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज भी करती हूँ। ठीक है, 150 देखो, निम्नलिखित दिए गए परीक्षा प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन के लिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर जगह देखने को मिलता है। इन चारों में से बताओ कि किस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यस, ये प्रश्न जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा बच्चों के। और क्रिटिकल थिंकिंग को कौन से प्रश्न बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जहाँ पर रटने वाली चीज़ें ना हो, रीजंस हो, तर्क करना हो। ठीक है, चलो देखते हैं अब। महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा, मतलब बच्चों जो लीगल सेफ गार्ड्स है ना वीमेन के लिए, वो बताओ। तो ये तो रटने वाला है, ये कौन सा मेरा खुद का आंसर है, ये तो हो ही नहीं सकता है। सामाजिक बराबरी क्या होती है, बता दो भाई। सोशल इक्वालिटी एंड गिव एग्जांपल्स। यहाँ पे कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही, कोई बहुत बड़ा तोप वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कोई भी बता सकता है। भारत में महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधान, अब जो चीज़ ऑलरेडी है उसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग बन रही है? अब ये होता है क्वेश्चन, क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करते हैं? जो ऑलरेडी है मैंने उस पर प्रश्न उठाया है, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा यस, तो मैं रीज़न पूछूंगी। तो यहाँ पर बना बनाया आंसर थोड़ी ना मिलेगा, हर सबका ओपिनियन अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। 30 मिनट में हमने कर लिए, नहीं 33 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। आपका समय बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आप जाकर दूसरे भी यूट्यूब पे जाकर दूसरी यही क्लासेस देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो मैं बोलूँगी कि रिसोर्सेज कम से कम रखो, ज़्यादा इधर उधर भागने से कई बार चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़ें, बस पेपर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।